Okay, students, we were discussing about the magnetic force on a current carrying conductor. अब कोई कंडक्टर प्लेस है, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर प्लेस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. सपोज दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड. ऐसा आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है. अब सपोज करो कंडक्टर के लिए बात कर रहे थे, तो कंडक्टर की लेंथ आपकी L थी. कंडक्टर की लेंथ क्या थी? L लेंथ थी. एंड I करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड क्या था? इस कंडक्टर के ऊपर आपके इस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसे बोलते थे लोग BIL. BIL और BIL साइन थीटा होता है. सो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं I L, दिस इज लेंथ L क्रॉस B. तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेट्यूड तो मिल गया है. अभी एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब वेक्टर क्वांटिटी की क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए. तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए. सो लेट्स सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड. अब फ्लेमिंग ने क्या बोला कि आप ऐसे लेफ्ट हैंड की जो आप फिंगर्स होती हैं, टू फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करिए. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्थ फिंगर की डायरेक्शन आपकी किधर होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है. सपोज करो ये फोर्थ फिंगर है, सो दिस मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन आपकी जो मिड फिंगर है that must be in the direction of length. अगर यहाँ पे देखो लेंथ दिया है तो यहाँ पे आपको लेंथ की डायरेक्शन मिलती है, वो करंट की डायरेक्शन होती है. ठीक है. तो आपकी जो मिड फिंगर है, दिस इज योर फोर फिंगर एंड दिस इज योर मिड फिंगर. मिड फिंगर की डायरेक्शन I और L लेंथ. अब बोलोगे सर लेंथ तो क्या है? लेंथ तो एक स्केलर क्वांटिटी है. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे I की डायरेक्शन में ही लेंथ की डायरेक्शन होती है. यहाँ पे I इंटू L. ये सपोज करो आपने इतनी लेंथ ऐसे ले ली, तो जो वेक्टर क्वांटिटी इसे बोलते हैं करंट एलिमेंट. I इंटू L. I इंटू L इज द वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज कॉल्ड द करंट एलिमेंट. दिस इज कॉल्ड द करंट एलिमेंट. अब इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट एलिमेंट इज along the direction of करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. अभी देखो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, लेंथ की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. तो आपकी जो मिड फिंगर होनी चाहिए, दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी, ऐसे करेंगे आप, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, समझ में आया? आपको ऐसे फिंगर करनी है. आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको फोर फिंगर करना है. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में आपको मिड फिंगर करना है. एंड थंब डायरेक्शन दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
फोर्स। चलिए इस केस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं कि टू फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, टू फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड must be mutually perpendicular, must be mutually perpendicular, then mid finger or forefinger should be in the direction of, should be in the direction of magnetic field, should be in the direction of magnetic field, and forefinger and mid finger should be along the I or L, or we can say along the current element I और L की डायरेक्शन में आपको मिड फिंगर होगी, देन thumb will show, the direction of magnetic force। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको आपकी फोर फिंगर होनी चाहिए, दैट इज इनसाइड। अब आपको क्या करना है, आपको मिड फिंगर को अलोंग द करंट शो करना है, तो करंट तो अपवर्ड शो कर रहा है, तो दिस इज लाइक दिस। ठीक है, आपको इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज गोइंग अपवर्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब will be leftward. So force, there will be a force on this conductor, current conductor will be like this, okay, towards left। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए तो चार्ज भी होता है, चार्ज के लिए भी अगर सपोज को मैंने बात की थी कि करंट एलिमेंट है, वायर है, उसमें आपको आई करंट फ्लो कर रही है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब चार्ज फ्लो करते हैं तो आपको चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगेगा, उसकी भी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। तो करंट के चार्ज के ऊपर जो फोर्स आता है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे क्या करते हैं, अगर चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फोर फिंगर शो करेगी, बट आपको चार्ज वहाँ पे v देता है, वेलोसिटी चार्ज की क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। तो चार्ज की वेलोसिटी v होगी, दैट विल शो दी मिड फिंगर, एंड अगेन द थंब डायरेक्शन विल शो दी मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको अगर चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है तो अगेन यू हैव टू शो दी लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, मिड फिंगर वेलोसिटी, एंड थंब डायरेक्शन विल बी मैग्नेटिक फोर्स। नहीं आ रहा है तो राइट हैंड पाम रूल करते हैं। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल का आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स स्ट्रेच होनी चाहिए, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू द पाम विल शो द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दैट वाज अबाउट द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। तो क्या करना था, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो प्लेस योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनसाइड। नाउ place your mid finger along the current and the direction of thumb, and the direction of thumb will give the magnetic force। अब ऐसे किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है, ऐसे कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट इज डाउनवर्ड, ऐसे शो कर दिया, and the thumb direction will give the magnetic force। So it is like
दिस। क्लियर है? बहुत से केसेस कर सकते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो, उस केस में क्या होगा? सपोज करंट I is going upward and the magnetic field is outside. Magnetic field is outside. और magnetic field outside है तो that will be outside. Four finger direction will be outside and the current direction is like this. Force will be rightward. Force will be right. Again, magnetic field is outward and current is going upward. तो सेम केस हो गया, डाउनवर्ड कर देते हैं इसे. It is going downward. Magnetic field outward. Current, the direction of current is downward and the thumb direction will be the force direction. So force direction will be like this. Clear है? Fleming left hand rule, simple सा. Place your forefinger in the direction of magnetic field. करंट की डायरेक्शन में आपको मिड फिंगर शो करना है एंड जस्ट थंब डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, इट वाज ऑल अबाउट द फोर्सेस ऑन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. चलो, ओके, नोट इट डाउन. Okay, now you have next topic, that is electromagnetic induction. So next topic is electromagnetic induction, abbreviated as EMI. EMI. अब यहाँ पे EMI समझने से पहले आपको पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी. एक टर्म होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. इस सिंबल को बोलते हैं फाई. सिंबल क्या बोलते हैं? फाई. ओके, PHI. सिंबल ऐसा होता है, सर्कल बना करके आप उसको स्लैश कर दीजिए, दैट मीन्स फॉर दी मैग्नेटिक फ्लक्स. बी डिनोट दी मैग्नेटिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है. जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी था. ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे फाई ई लिखते थे, वहाँ पे लिखते थे फाई ई सब्सक्रिप्शन में. ओके, सब्सक्रिप्ट में ई लिखते थे, बट यहाँ पे जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फाई के सब्सक्रिप्ट में आपको बी लिखना होगा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? घबराने की जरूरत नहीं है. मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट अ बिग डील. ये सिंपल सा एक एरिया लेते हैं. क्या लेते हैं? एरिया. कोई भी एरिया. अब मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसे जा रहा है. दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने ऐसे एक कोई लूप रख दिया है. क्या रख दिया है? लूप. सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है. ठीक है, ऐसे जा रही है. अब हमने क्या किया? एक लूप रख दिया ऐसे. अब लूप यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दोगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस लूप के बाहर भी है, इस लूप के अंदर भी है. तो हमारे इस लूप के थ्रू जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. नंबर ऑफ लाइन passing through an area perpendicularly is called the magnetic flux. How will you define magnetic field lines passing through an area? नॉर्मली लिखते हैं या परपेंडिकुलर लिखिए, बोथ आर सेम. परपेंडिकुलर, नॉर्मली
is called मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्लियर है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या क्या चाहिए यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए, किस एरिया से पास होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला क्या, एक लूप आप ले लोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर गोइंग फ्रॉम राइट वर्ड टू लेफ्ट वर्ड, इतना क्लियर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने क्या किया, एक लूप ले लिया। लूप क्या होता है, सपोज करो एक वायर लो, अब उसको ऐसे वायर को ऐसे एक लूप बना लो, ठीक है, इट विल बी सर्कुलर। अब उस वायर के थ्रू, उस लूप के थ्रू, अब मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे लूप में है, ठीक है ना, बट हमको क्या, किस में कंसर्न होना है, केवल उस लूप में कंसर्न होना है कि उस लूप के थ्रू आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, बट कैसी कंडीशन में, नॉर्मली, कैसी कंडीशन में, नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। एक ऐसा नाम दे दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स, कुछ है नहीं, बट इट इज जस्ट काउंटिंग द नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्लक्स हो गया, फ्लक्स को थोड़ा डिफाइन करते हैं, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपके बुक में या सिलेबस में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लेंगे, फाई इज इक्वल टू बी इनटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब बहुत सारे एरिया वेक्टर कैसे हो गया, ठीक है ना, एरिया वेक्टर कैसे हो गया, यहाँ से देखिए, एरिया वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ए एरो से शो करते हैं। आप सपोज करो आपके पास दो एरिया होता है, एक सॉलिड क्लोज्ड सरफेस और ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस। जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे आर क्लोज सरफेस, लाइक स्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड, ओके, तो दे आर क्लोज्ड सरफेस। और आपके सपोज करो लैमिनर प्लेट हो गई और सर्किल हो गया, लाइक पेजेस हो गए, सो दे आर 2D ऑब्जेक्ट्स, तो उसकी भी एरिया होगी। कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस एरिया होता है, जैसे आप हम बात करते हैं स्फीयर की, हॉलो स्फीयर ले लीजिए या सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, तो उसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरिया वेक्टर। अभी आप देखो एरिया अगर दो सरफेसेस होते हैं, ओपन सरफेस एंड द क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस एंड क्लोज सरफेस, तो दोनों के लिए एरिया की जो डायरेक्शन होती है, अभी देखिए सपोज करो ये सर्किल है, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसे बोलते हैं रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। सपोज करो कोई सरफेस ऐसे है, तो उसकी वही एरिया सर्कुलर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। अब एरिया में क्या होता है, एरिया के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। अब आपको मैग्नीट्यूड तो मिल गया पाई आर स्क्वायर, बट डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए आपको अगर सर्कुलर एरिया है या ओपन सरफेस है, तो उसके लिए डायरेक्शन अपवर्ड होगी, नॉर्मली अपवर्ड और नॉर्मली डाउनवर्ड होगी। इसलिए हम बना देते हो, ये सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, लूप है, कुछ भी है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड हो गया। अब एरिया वेक्टर अगर होगा तो इसके लिए मैग्नीट्यूड ए इंटू एन कैप ऐसे शो करते हैं, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, या तो अपवर्ड होगी, नॉर्मली अपवर्ड और नॉर्मली डाउनवर्ड। बट क्लोज सरफेस की बात करते हैं, सपोज करो यू हैव सॉलिड स्फीयर, तो इस केस में इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली अपवर्ड होगी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्लोज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज नॉर्मली अपवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में देते हैं फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर ए। अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो एरिया वेक्टर आपकी एरिया की डायरेक्शन भी यही होगी और
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। उस केस में आपको बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे जो फाई क्यू होता है, फाई क्यू इज इक्वल टू बी ए cos थीटा एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी इससे, दैट इज बी इनटू ए। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी इनटू ए। अब कोई एंगल पे रहेगा तो बी ए cos थीटा हो जाएगा। अगर नॉर्मली ऐसे, अब एक चीज और, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और आपने सरफेस भी ऐसे रख दिया, तो क्या होगा, उसके पैरेलल, सरफेस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी, तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। हमेशा अगर हम लिटरली ऐसे बोले कि आपका सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमने सरफेस की बात की है ना कि एरिया वेक्टर की बात की है। इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी। दूसरे वर्डिंग्स में आपका जो सरफेस होता है और फील्ड लाइंस होती हैं, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप ये ऐसे देखो, अगर ये आपका सरफेस है, ठीक है ना, सरफेस मैंने ऐसे प्लेस किया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, तो इस एरिया से तो मैक्सिमम पास होगी, बट मैंने इस सरफेस को ऐसे कर दिया था, कैसे भी रख दो। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी। जब पैरेलल हो जाएंगी तो उस केस में यहाँ पे इस केस में इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मूविंग लाइक दिस, सो दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा। ठीक है, ये केस तब का है व्हेन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद ईच अदर। ओके, तो पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हम एरिया वेक्टर इसके रिवर्स भी ले सकते हैं। क्लियर है, आपके लेवल पर बस इतना समझो, फ्लक्स क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर, इसकी यूनिट वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फर्स्ट यूनिट क्या होगी, फॉर्मूला क्या है आपके पास, फाई बी इक्वल टू बी ए। अब बी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, पहली यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, तो एरिया की मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक, और सेकेंड वेबर। क्लियर है, सो वेबर, सो अब यहां पे देखो 1 वेबर डब्ल्यू बी 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक यूनिट और होती है, मैक्सवेल होती है, बट इट इज नन ऑफ यूज। ठीक है ना, ऐसा कोई यूज नहीं है मैक्सवेल का, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं वैसे। एक और यूनिट होती है मैक्सवेल, गॉस की यूनिट होती है इसकी। चलिए, इट वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। तो वो इंडक्शन सिंपल क्या होता है, फ्लक्स को जब हम चेंज करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को हम जब चेंज करते हैं, तब आपके लूप में एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, सपोज करो ये कोई एक लूप है, अगर इससे डिस्कस करेंगे, डोंट बॉदर अबाउट इट। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसको तब होगी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगी, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, थैंक यू।